हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और क्लास 12th का एग्ज़ाम आपका बहुत ही बेहतरीन गया होगा। और फाइनली अब आप लोग अपने कॉलेज को लेकर वरीड होंगे, थोड़ा सा एक्साइटेड भी होंगे और पूरी तरह से सीयूटी की तैयारी में लग गए होंगे। सो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर सीयूटी की क्लासेस दूंगा स्पेशली फॉर फिजिक्स। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स कवर कराया जाए और बहुत लिमिटेड थ्योरी पढ़ाई जाए, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 12 लेवल तक तो आप लोग का थ्योरी पढ़कर काम चल गया, बट यहाँ पर थ्योरी पढ़ कर काम नहीं चलने वाला। तो आपको सिर्फ उतनी ही थ्योरी जाननी है जितने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादातर फोकस आपका न्यूमेरिकल्स पर ही होना चाहिए। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका जो पहला चैप्टर हैगा फिजिक्स के अंदर वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है। और इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं चार्ज की, कि सबसे पहले चार्ज क्या होता है, तो हम कह सकते हैं चार्ज बेसिकली किसी भी पार्टिकल की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में। आपने देखा होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे दो प्रोटॉन्स हो, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है। लेकिन वहीं अगर आप दो न्यूट्रॉन्स को ले लोगे तो क्या उनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन देखने को मिलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है। यानी जहाँ चार्ज होगा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आता है। बाकी अगर मैं बात कर दूं चार्ज के एसआई यूनिट की, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो आपका कूलाम्ब होता है। इसका सीजीएस यूनिट जो है आपका वो स्टेट कूलाम्ब या फिर ईएसयू या फिर फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, बाकी आपको पता है चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस वजह से चार्ज हमारा जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बाकी चार्ज का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला देखना है तो डायमेंशनल फार्मूला देखने के लिए आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। तो अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो ये हम करंट से निकाल सकते हैं। आपको पता है करंट क्या होता है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आई इज इक्वल टू क्यू बटे में टी। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? आई इंटू में टी। अब आपको पता है करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो करंट का ऐसा यूनिट हो गया आपका एम्पियर और टाइम का ऐसा यूनिट हो गया सेकंड। तो चार्ज का यहां से जब डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखोगे तो करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एम्पियर होता है और सेकंड जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आपका चार्ज को जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा आपका 80। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमने चार्ज को लेकर बेसिक सी इंफॉर्मेशन गैदर की। अब इसके बाद अगर हम बात कर दें तो बच्चों अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्जेस की, चार्ज को प्रोड्यूस करने के मेथड्स। तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली आपने तीन मेथड्स पढ़े थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता था कि हम किन्हीं भी दो बॉडीज़ को रब करते थे, रब करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी और इस वजह से कोई एक बॉडी उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती थी और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती थी। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता था उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता था और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता था उस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता था। तो ये जो मेथड था इसे हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते थे। अब सेकंड होता हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है कि किन्हीं भी दो आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉडीज़ को हम फिजिकली कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं बात करता हूँ कि मान लिया हमारे पास कोई दो बॉडीज़ हैं, ये हमारा एक बॉडी हो गया और ये हमारा एक दूसरा बॉडी हो गया। इस पे जो चार्ज था इनिशियली वो Q1 था और इस पे जो चार्ज था वो आपका Q2 था। ठीक है, अभी अगर आप इन दोनों बॉडीज़ को फिजिकली कांटेक्ट में लाते हो या किसी भी फिजिकली कांटेक्ट में लाते हो या फिर किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हो तो बेसिकली होता क्या था, चार्ज ट्रांसफर होने लगता था और चार्ज तब तक ट्रांसफर होता था जब तक कि दोनों बॉडीज़ पे चार्ज बराबर ना हो जाए। तो अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर कंडक्शन, तो आफ्टर कंडक्शन दोनों बॉडीज़ पे जो चार्ज आ जाता था आपका वो होता था आपका Q1 प्लस Q2 बटे में 2। तो ये जो मेथड था चार्जिंग का इसी को हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते थे। यहाँ पर बेसिकली जो आपको एक चीज़ याद रखनी है वो ये है
कि यहाँ पर जो आपकी दोनों बॉडीज होनी चाहिए वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, यानी बिल्कुल एक जैसी। और जैसे ही आप इन दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में लाओगे तो आपका चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा, और चार्ज हमेशा हाईली चार्ज्ड बॉडी से लोअर चार्ज्ड बॉडी की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। तो आफ्टर कंडक्शन दोनों बॉडीज पे जो चार्ज आएगा वो बेसिकली उन दोनों पे इनिशियली जो चार्ज था उसका एवरेज ही होता है। तो ये जो मेथड है इसे हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। इसके बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन आता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है, बेसिकली एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज्ड बॉडी को आप लेकर आते थे और इस तरह से न्यूट्रल बॉडी पे भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता था। तो यहाँ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता था। जैसे चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या था, आपका दोनों बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट में आती थी, जबकि चार्जिंग बाय इंडक्शन में बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आएंगी। सिर्फ आप एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज्ड बॉडी को ले आओगे और उसकी वजह से उस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमेशा इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। यानी कि अगर मैं कहना चाहता हूं कि मान लिया जाए ये कोई बॉडी थी आपकी और इसके पास आपने एक दूसरी बॉडी रख दी जिस पे +5 माइक्रोकूलाम का चार्ज था, तो इस वाली बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो आपका -5 माइक्रोकूलाम का होगा। तो ये जो मेथड है इसे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम बगैर टच किए चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, बगैर टच किए चार्ज प्रोड्यूस करना है। और चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमेशा आपका इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। यानी अगर आपकी जो चार्ज्ड बॉडी थी उस पर पॉजिटिव का चार्ज होगा तो जो न्यूट्रल वाली बॉडी थी उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये आपके 3 मेथड से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन चार्ज प्रोड्यूस करने के। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगर हम आगे देखें अपना अगला स्लाइड, तो अब हम बात करेंगे चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ की कि भाई चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी चार्ज जो होता है वो हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। तो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या हमारी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी चार्ज जो है आपका वो एडिटिव नेचर का, यानी सिंपल एडिशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा करने के लिए नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो ये आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, और ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है बेसिकली कि आप जब किन्हीं भी दो बॉडीज़ को रब करते हो तो रब करने से क्या होता था, चार्ज ट्रांसफ़र होता था एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो हमेशा या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 2000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, या 2 लाख इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। ऐसा ही होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, पौना इलेक्ट्रॉन रह जाए, या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और आधा इलेक्ट्रॉन रह जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कभी भी किसी बॉडी पर चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है। आप सोचिए कि अगर किसी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करते है उसमें पॉजिटिव का चार्ज आता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस का ई आ गया, और यहाँ पर अगर उसी ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते तो प्लस का 10 ई आ जाता। अब यहीं अगर बॉडी ने आपके 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते तो यहाँ पे माइनस का 10 ई आ जाता। ठीक है, यानी बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव का चार्ज होगा, और ये टोटली इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं या फिर गेन किया है। ठीक है, अगर लूज कर रहा है तो पॉजिटिव का चार्ज, और अगर गेन कर रहा है तो नेगेटिव का चार्ज। और ध्यान रखिएगा बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, यानी इंटीजर मल्टीपल के। तो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, या तो प्लस का NE होगा या तो माइनस का NE होगा। तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। इसके बाद आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये जो प्रॉपर्टी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी चार्ज को ना हम पैदा कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी में हमने क्या लिख दिया है कि अनलाइक मास चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे मास की अगर मैं बात करता हूँ तो कोई भी बॉडी
अगर लाइट के कंपैरेबल स्पीड से ट्रैवल करती है तो उस बॉडी का जो मास है, वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन चार्ज के साथ कभी ऐसा नहीं होता, चार्ज कितनी ही स्पीड से ट्रैवल करे जो है उस पर वही का वही रहने वाला है। ठीक है, तो मास इंक्रीज कर जाता है स्पीड के साथ, लेकिन चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा। अब ये मत कहना कि सर मैं दौड़ूंगा तो मैं 60 की जगह 70 का हो जाऊँ, नहीं भाई, तुम्हें दौड़ोगे तो मास बढ़ेगा, लेकिन तब जब तुम्हारी स्पीड लाइट के कंपैरेबल स्पीड की होगी। सो बात समझ में आती है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो क्या लिख रखा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी एक जैसे चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे और अपोजिट नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये तो दुनिया की रीत है। ठीक है, सीधी सी बात है, लड़का लड़का एक दूसरे को रिपेल ही करेगा, लड़का लड़की एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेगी। अपोजिट वाले हमेशा अट्रैक्शन ही शो करते हैं। तो चार्ज कैसा छूता रह सकता है? चार्ज में भी वही कहानी है कि चार्ज भी आपका जो है वो अपोजिट नेचर होने पे अट्रैक्शन शो करेगा और सेम नेचर होने पे रिपल्सन शो करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको ध्यान रखनी है। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने आप से ट्राई कीजिए, देखिए आपसे होता है कि नहीं होता, और जो भी आंसर हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आई होप आप लोगों से क्वेश्चन हो गया होगा। पहला क्वेश्चन है आपके इस बैच का, देखते हैं आप लोगों ने क्या किया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। यानी एक ऑब्जेक्ट है एक्स, ठीक है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली। तो हमसे कह रहा है कि नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स, यानी ऑब्जेक्ट एक्स पे जो चार्ज है वो आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट एक्स है और इस पे आपको नेगेटिव चार्ज उसने दे दिया है कि भाई इस पे नेगेटिव चार्ज है, और कह रहा है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट वाई है वो इससे रिपल्सन शो कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है ना साफ साफ, इज रिपेल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट वाई, यानी रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन होने का मतलब दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो ये इधर को जाएगा, ये नीचे को आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा, हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट वाई, जबकि ऑब्जेक्ट जेड जो है वो ऑब्जेक्ट वाई की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट वाई को दोबारा से बना लिया। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट वाई है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वाई की तरफ जेड जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अभी इन दोनों में अट्रैक्शन होने लग रहा है। सो बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट एक्स और वाई में रिपल्सन हो रहा है, ऑब्जेक्ट वाई और जेड में अट्रैक्शन हो रहा है। अब इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट जेड, तो यहां पर किस चीज की संभावना सबसे ज्यादा है? ठीक है, ऑब्जेक्ट जेड के लिए, यानी ऑब्जेक्ट जेड पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये आपको समझना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि भाई एक्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इन दोनों में रिपल्सन है, तो रिपल्सन तो भाई लाइक चार्जेस में ही होता है, तो ऑब्वियसली अगर ये नेगेटिव है तो आपका ये भी नेगेटिव का ही होगा। और वाई पे अगर नेगेटिव है और कह रहा है कि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब Z पर कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव का चार्ज होना चाहिए। सो बात क्लियर है, क्योंकि अपोजिट नेचर वाले ही अट्रैक्शन शो कर सकते हैं, और यहाँ आपको बता दिया है कि अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन हो रहा है मतलब Z पे आपका पॉजिटिव का चार्ज होगा। तो हमसे Z के लिए ही बात कर रहा था, तो Z पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप में से ज़्यादातर बच्चों का हो गया होगा, क्योंकि भाई 12th पढ़कर आ चुके हो, पूरे साल तुमने यही किया, अगर अब भी ये नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। कोई नहीं, दिक्कत क्या, खैर चलता रहता है, जीवन है ये। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग इसमें। तो अच्छा, इसमें बेसिकली मैंने एक और स्लाइड बनाई है आपके लिए एटम्स को लेके। आपको पता होगा एटम्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हालांकि याद हो चुका होगा आप लोग को, बट अगर नहीं याद हुआ है या आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया इस पर, तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अगर आपको इस पर ध्यान नहीं दोगे तो परेशान रहोगे जीवन भर। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम से कम याद कर लीजिए कि भाई माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। और ध्यान रखिएगा जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही आपका प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। बस फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव का चार्ज होता है और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव का चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन बेचारा हमारा न्यूट्रल रहता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास याद कर लीजिए कि भाई मास जो होता है 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है,
प्रोटॉन का मास है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ध्यान रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब तो हमें पता है। मेरे भाई कुछ कुंभकर्ण अब भी जगे हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा आप इतना एक्टिव हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास नालायक किस्म वाले भी हैं, ठीक है। तो उनको भी देखते हैं अपन लोग। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जानबूझ के मैंने यहाँ पे रखा है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना। यानी एक पॉलीथीन पीस को हमने क्या किया, रब किया है वूल से, और उस पर इतना नेगेटिव का चार्ज आ गया। तो आपसे पूछ रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो वूल से पॉलीथीन पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, यानी इस क्वेश्चन में आपको n फाइंड आउट करना है कि n कितना है। और दूसरी चीज पूछ रहा है आपसे इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, क्या यहाँ कोई मास ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ है, तो ये भी आपको बताना है। तो देखो आपको पता है किन्हीं भी दो बॉडीज को रब करते हो तो रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं या बॉडी पे चार्ज कितना आता है, तो आपको पता है बॉडी पे या तो पॉजिटिव का चार्ज आएगा या तो नेगेटिव का चार्ज आएगा। और आएगा क्या, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर, यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि भाई बॉडी पे नेगेटिव का चार्ज आया है, यानी कि हमारा ये जो माइनस वाला पोर्शन है ये तो हट जाएगा यहाँ से, सॉरी प्लस वाला हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस बचेगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस का NE। अब आपको यहाँ पे n फाइंड आउट करना है, तो Q कितना दे रखा है हमें, तो कह रहा है कि माइनस का 3 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू माइनस का n इंटू में E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ देखो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे n अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसको नीचे भेजोगे, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 बटे में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1.6 को लगभग 1.5 मान लीजिए, तो ये दोगुने के बराबर, तो 2 इंटू में 10 की पावर, ये -19 ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, तो -7 और प्लस 19 कितना होगा, तो प्लस का 12, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। अब यहाँ पर उसने पूछा कि इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, क्या यहाँ पर कोई मास ट्रांसफर होगा, तो भाई जाहिर सी बात है मास ट्रांसफर होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज के साथ उसका मास भी तो जाएगा। ऐसा थोड़े ना कि मास अपना छोड़ के इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, ठीक है। तो मास भी ट्रांसफर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो साथ साथ मास भी ट्रांसफर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ की। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमेशा उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी चार्जेस जितने बड़े बड़े होंगे उनके बीच जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर हम डिस्टेंस की बात कर दें तो फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली का रिलेशन शो करता है। यानी चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली है। यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स आपके जितना दूर होंगे उनके बीच लगने वाला फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो F इज इक्वल टू मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्टली का साइन हटाते हो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो जो हमारा कांस्टेंट है उसे हम K कह दे रहे हैं। तो F इज इक्वल टू K मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है F इज इक्वल टू K मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटे में R स्क्वायर, यही आपका कूलाम्स लॉ है और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और मेन चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखने की है कि आप जब फोर्स निकालेंगे तो आपको चार्ज के साइन से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ज की वैल्यू से मतलब है। इसीलिए यहाँ पे हमने चार्ज पे मोड लगा रखा है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ चार्ज के साइन से कोई मतलब नहीं, चार्ज पॉजिटिव का नेगेटिव का नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है हो, हमें सिर्फ फोर्स चाहिए, तो वो सिर्फ चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम K की बात करते हैं तो हमारा जो K है वो आपका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम K को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है?
तो यहाँ पे के जो है हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो, एसआई सिस्टम या फिर सीजीएस सिस्टम। अब देखो, अगर मैं यहाँ मीडियम को फिक्स कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मीडियम के तौर पे मैं एयर या फ्री स्पेस ले रहा हूँ, और अगर इस मीडियम के अंदर मैं सीजीएस सिस्टम की बात कर दूँ तो सीजीएस सिस्टम में आपका जो के का वैल्यू होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और यहीं अगर आप एसआई सिस्टम में आ जाओ तो जो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि आपका जो के होता है वो हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और जब हमने एक्सपेरिमेंटली इस के की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो जो के का वैल्यू निकल के आया था वो आया था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है के जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो अगर मैं चाहूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁹ रख सकता हूँ। तो जब मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह ये वैल्यू डाला और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने से तो यहाँ पे मुझे एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू मिल गई, तो 8.854। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई आपकी 8 तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया आपका 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यूज़ जो है ना आपको ये याद रखनी है, जैसे के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, आपका काम आती हैं। ठीक, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स आपका कंसेप्ट हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी आपको कहानी सुनाई, इसमें आपको जो याद रखना है वो सिर्फ कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपको चार्ज के साइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से मतलब है। बाकी इसके बाद आपको याद रखना है कि के की वैल्यू क्या होती है। तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और इसको सॉल्व करके यहाँ से हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाली थी जो कि हमारा 8.85 था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस कंसेप्ट में याद रखना है, और मेनली आपके एग्ज़ाम में जो है वो न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका मेन फोकस न्यूमेरिकल पे ही होना चाहिए। ठीक है, अब तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। यानी हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD जिसके चारों कॉर्नर्स पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, और कह रहा है द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर O इज। तो इसका जो सेंटर है O, यहाँ पर जो चार्ज रखा है इस पर कितना फोर्स लगेगा वो आपको बताइए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा प्लस का Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और हमें चेक करना है कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब आपको पता है किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो उसके आसपास रखे चार्जेस की वजह से ही तो लगता है। तो इस चार्ज के आसपास ये 4 चार्जेस रखे तो ऑब्वियसली चारों की वजह से फोर्स लगेगा, और आपको ये भी पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन होगा, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ कि ए पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से यहाँ कितना फोर्स लग रहा होगा, तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो इस पॉजिटिव पे फोर्स इधर लग गया, और ये वाला जो पॉजिटिव हो वो इस पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, तो वो भाई से इधर धकेल रहा होगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। एक बार ये और चेक कर लेते कि उनकी वैल्यू सेम है कि वो डिफरेंट है। तो फोर्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए कूलम्ब्स लॉ लगेगा, और कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था, F = K mod of Q1 mod of Q2 और बटे में R²। अब देखो, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका फोर्स है वो चार्जेस के पेयर पे डिपेंड कर रहा है, उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो जरा एक बार चेक करना, चार्जेस का जो पेयर यहाँ है क्या वही पेयर यहाँ पे भी है, तो हाँ भाई बिल्कुल है। आप देखो यहाँ पे +Q और यहाँ पे भी +Q, तो चार्जेस का पेयर सेम है। और रही बात डिस्टेंस की, तो भाई जितना डिस्टेंस OA होगा उतना ही डिस्टेंस OC भी होगा, क्योंकि ये स्क्वायर शेप्ड बॉडी है। ठीक है, तो अगर चार्जेस का पेयर भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम, तो फोर्स भी तो सेम ही आएगा। और अगर इन दोनों फोर्सेस का वैल्यू सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
अब एक बार चेक कर लेते हैं जो बी और डी पर जो फोर्स चार्जेस रखे हैं उनकी वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा। तो एक बार सोच के देखो कि ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो इस पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, तो भाई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये जो फोर्स लग गया ये ओ पर लगा है और डी की वजह से लगा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जिस पे फोर्स लगता है उसे पहले लिखा जाता है और जिसकी वजह से लगता है उसे बाद में लिखा जाता है। तो भाई डी की वजह से लग रहा था इसलिए डी को बाद में लिख दिया। अब ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा इस पॉजिटिव को, तो भाई ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा होगा। तो ये फोर्स आ गया ओ पर और बी की वजह से आ गया। तो फाइनली हमने देखा कि हमारे दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो अगर आपको नेट फोर्स चाहिए, अगर आपको यहाँ पे नेट फोर्स देखना है कि भाई नेट फोर्स क्या होगा, तो सिंपली आप दोनों को ऐड अप कर दीजिए। तो ये आ जाएगा एफ ओ बी प्लस का एफ ओ डी। और अगर मैं एफ ओ बी की बात कर दूँ तो मुझे क्या करना है, बेसिकली दोनों चार्जेस देखने हैं। तो ओ पर के, यहाँ पर जो एक चार्ज था वो माइनस का 2q है और जो दूसरा चार्ज है वो हमने q ले रखा है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो अगर मान लेता हूँ कि जो स्क्वायर शेप्ड बॉडी है इसकी हर एक साइड की लंबाई जो है वो सपोज दैट a है। तो अगर ये लंबाई a है और ये लंबाई भी a है तो आपको पता है कि ये जो लंबाई होगा वो √2a हो जाएगा। और √2a का आधा करोगे तो √2a/2 आ जाएगा ना, यानी क्या आ जाएगा √2a/2। और इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/√2 आ जाएगा, मतलब a/√2 इतना आ जाएगा यहाँ पे। तो k q1 q2 बटे में r², डिस्टेंस का मतलब a/√2 और इसका स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस अब o पर d की वजह से जो फोर्स लग रहा है, सॉरी हमने कुछ गलती कर दी, गलती बेसिकली कुछ नहीं है, ये मैंने एफ ओ डी पहले लिख लिया। अब एफ ओ बी की वैल्यू अब डाल देते हैं। तो एफ ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ भी चार्जेस का पेयर देखना है। तो के यहाँ पर देखो पहला चार्ज जो है वो क्यू है प्लस का और दूसरा चार्ज है वो भी प्लस का क्यू है। ठीक है, बटे में डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होगा ये भी इतना ही होगा। तो ये भी आपका a/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज था ये क्या था k, यहाँ पे दोनों चार्जेस कितने थे, एक तो q चार्ज था और दूसरा हमारा 2q चार्ज था। तो k q1 q2 बटे में r², r बोले तो ये डिस्टेंस तो आपका यही है a/√2 और इसका स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए, अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर मोड़ लोगे पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव है ही है। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें आपको सेम ही नज़र आएंगी दोनों जगह, तो जो भी वैल्यू आएगा जस्ट इसका डबल हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड, यानी दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया है और जो उनके इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनको भी डबल कर दिया है, और फिर बोल रहा है कि फोर्स बताओ कितना है। तो सोचो यहाँ पे आपने चार्जेस भी डबल कर दिए, यानी आपका जो क्यू डैश है यानी आपका जो यहाँ क्यू डैश है वो 2q हो गया। भाई जो चार्जेस थे उसको भी आपने डबल कर दिया है और जो डिस्टेंस है उसको भी डबल कर दिया, यानी जो r डैश है वो भी आपका कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ r। अब बोल रहा है कि नया वाला जो फोर्स है वो बताओ कितना होगा, यानी f डैश पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है यहाँ कूलाम्स लॉ लगेगा। कूलाम्स लॉ क्या कह रहा है, तो कूलाम्स लॉ कहता है कि F = K mod of Q1 mod of Q2 बटे में r², यही है। अब क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है कि दोनों जो चार्जेस है वो बराबर है, यानी हमारा जो Q1 डैश है और जो हमारा Q2 डैश है दोनों की वैल्यू बराबर होगी, और वो किसके बराबर होगी, तो मान लेते हैं 2q के बराबर है। तो अगर आप नया वाला फोर्स देख रहे हो तो आपको नया वाला चार्ज भी चाहिए होगा और डिस्टेंस भी नया वाला ही चाहिए होगा। तो k नया वाला चार्ज कितना है, Q1 डैश की वैल्यू तो 2q हो गई और Q2 डैश की वैल्यू भी तो 2q ही है, और जो आपका ये डिस्टेंस है कितना है 2r है। तो यहाँ r की जगह हम लोग 2r लिख देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे
तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, तो 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर और बटे में 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर। अब देखो ये 4 से तो 4 कट गया और ये तो पुराना वाला ही फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो एफ डैश है वो एफ के ही बराबर है, यानी हमारा नया वाला फोर्स और पुराना वाला फोर्स दोनों ही बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो सही जवाब आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रिमेन सेम। सो बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने सीबीएसई लेवल पे भी किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीयूटी का लेवल है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीबीएसई जैसे, यहाँ सीबीएसई से थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, ठीक है। नीट और जेई के भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये क्वेश्चंस तो नीट और जेई में पूछे हैं जो हमारे सीयूटी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को कहीं भी कम आंकने की जरूरत नहीं नीट और जेई वालों से, ठीक है। मुकाबला बराबरी का चलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू, यानी एक चार्ज है कैपिटल क्यू, एक चार्ज है हमारे पास कैपिटल क्यू, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज था हमारा कैपिटल क्यू, उसे हमने प्लेस कर दिया है कहाँ पर, तो सेंटर पे ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस क्यू एंड क्यू, ठीक है। तो हमारे पास दो चार्जेस थे, मान लिया हमारे पास ये एक चार्ज था हमारा क्यू और ये हमारा दूसरा चार्ज था क्यू, और इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट होगा वो मान लेता हूँ ये है। तो यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू। अब क्या कह रहा था, सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो तीनों चार्जेस का सिस्टम है ये हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए यदि चार्ज क्यू की वैल्यू इन चारों में से क्या होगी। तो बेसिकली ये कह रहा है कि हमारा ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये जो हम यहाँ चार्ज रख रहे हैं कैपिटल क्यू, ये बताइए इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखो कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उस सिस्टम पे जितने भी पार्टिकल्स हैं या जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं सब पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। अगर सभी चार्जेस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब आपको अगर कह रखा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सब पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब देखो मुझे नहीं पता कि ये जो चार्ज रखा है ये पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव का है। तो अगर आप इसे पॉजिटिव मान लोगे तो एक बार जरा इस वाले चार्ज पर देखते हैं कि फोर्स क्या लग रहा होगा। तो देखो इसको अगर मैं नाम देता हूँ 1, इस पॉइंट को नाम देता हूँ 2 और इसको 3 दे देता हूँ, तो 1 पर 3 की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर की तरफ होगा, और 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो भी इधर ही की तरफ होगा। तो मुझे जरा बताइए अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो क्या कभी एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो मेरा चार्ज है ये पॉजिटिव का नहीं हो सकता। अब एक बार इसको नेगेटिव रख के देख लेते हैं कि भाई नेगेटिव रखने पे क्या कहानी बनती है। तो सोचो ये आपका Q, ये आपका Q और मिडिल में हमने रख दिया माइनस का Q। अब देखते हैं जरा क्या कहानी है। तो इस वाले चार्ज को अगर देखें तो ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। तो 1 पर 3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है यानी ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ खींचा चला जाएगा, तो ये फोर्स हो गया 1 पर 3 की वजह से। और ये जो 2 वाला है वो इस 1 को क्या कर रहा होगा, तो भाई दोनों सेम नेचर के हैं तो ऑब्वियसली इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, यानी 1 पर जो 2 की वजह से फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। तो इस बार जो है वो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन हो सकता है क्योंकि अभी दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। बट अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो वो बैलेंस कैसे करेगा, तो वहाँ तो बैलेंस का मतलब ही नहीं है। तो यानी मुझे ये कंफर्म हो गया कि मेरा ये जो चार्ज होना चाहिए नेगेटिव का होना चाहिए। तो अगर चार्ज आपका नेगेटिव का है इसका मतलब पॉजिटिव वाले जो दो ऑप्शंस थे ये तो एलिमिनेट हो गए, अब बचे सिर्फ यही दो ऑप्शन। यानी अब आपका जो प्रोबेबिलिटी पहले 25% थी सही होने की, अब वो प्रोबेबिलिटी 50% हो चुकी है। देख रहे हो हमने कितनी तरक्की कर ली अपने जीवन में। अब हमें सोचना है कि अब इसके आगे क्या करना है। तो देखो सिंपल सा कह रखा है सिस्टम इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम होने का मतलब सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, यानी नेट फोर्स जीरो आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा F12 का जो वैल्यू होना चाहिए वो F13 के बराबर होना चाहिए। अब अगर F12 देखना चाहते हो तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ऐसा उसने मुझे डिस्टेंस की कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो मेरा डिस्टेंस है ये 2x है। अब सोचो अगर ये डिस्टेंस 2x है और ये इसका मिडिल पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस आपका x हो जाएगा।
अब अगर आपको F12 देखना है तो 1 और 2 के बीच का फोर्स, तो इसके लिए दोनों चार्जेस चाहिए होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए होगा। तो K चार्ज हमारे दोनों ही Q हैं और जो डिस्टेंस है वो 2x हो गया, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू F13। अब 13 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एक चार्ज पॉजिटिव का है, एक चार्ज नेगेटिव का है। आपको पता है चार्ज के साइन से मतलब नहीं, क्योंकि हम मोड लगाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे K जो पॉजिटिव वाला था उसको तो पॉजिटिव लिख ही रहा हूँ, नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव ही लिख दे रहा हूँ, बटे में ये जो डिस्टेंस है ये आपका x है, तो x का स्क्वायर कर दिया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इस K से ये K कट जाएगा, इस Q से ये Q कट जाएगा, और उसके बाद बचेगा क्या आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा Q बटे में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू Q बटे में स्मॉल x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर भी चला जाएगा, तो यहाँ पे Q/4 इज इक्वल टू Q आ जाएगा। तो हमारा जो Q है उसकी वैल्यू आएगी Q/4, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपका ये जो चार्ज होगा ये नेगेटिव में होगा, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस का Q/4, क्योंकि नेचर तो मैं पहले ही पता कर चुका था ना, मुझे तो अब वैल्यू पता करनी थी खाली। तो वैल्यू जो है वो Q/4 है और नेचर जो है नेगेटिव का है, यानी यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। सो बात समझ में आती है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ चार्ज 2q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस स्मॉल q एंड 2q। ये जो 20 जैसा दिख रहा है 20 नहीं, बेसिकली ये q है, ठीक है। ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो ये आपका 2q है, एंड यहाँ पर भी सेम गलती हुई है, ये भी आपका 2q है, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ चार्ज 2q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी एक चार्ज 2q था जो कि हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और दोनों पार्ट्स पे जो चार्ज आ गया वो कितना है, तो एक पार्ट का जो चार्ज है वो स्मॉल q है, और जो दूसरे पार्ट पर चार्ज है वो 2q माइनस स्मॉल q है। अब कह रहा है इफ द फोर्स तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्ज 2q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ चार्जेस स्मॉल q एंड 2q माइनस q, यानी हमारा जो चार्ज 2q था इसे बेसिकली मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। एक पार्ट जो है मेरा वो q है, एक पार्ट मेरा q है, और जो दूसरा पार्ट है वो 2q माइनस q है, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टू चार्जेस स्मॉल q एंड 2q माइनस q इज मैक्सिमम। अब उसके बाद ने बोला कि यदि इन दोनों चार्जेस के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है वो मैक्सिमम है, तो आपको कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशो बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम कब होता है, तो जब वो ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप जो आएगा वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। और उस वक्त हम कह सकते हैं वो ग्राफ हमारा मैक्सिमा है, यानी वो जो पॉइंट है वो बेसिकली मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है किन्हीं दो चार्जेस के बीच में, और उन चार्जेस का रेशो उसने पूछ लिया है मुझसे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि फोर्स विल बी मैक्सिमम, कि फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो हमारा जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, और वो कब होगा, तो जब आपका df/dq 0 के बराबर होगा, यानी जो ग्राफ का स्लोप है वो 0 होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके हर जगह काम आएगा, आपका चाहे CUT का एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, इस पॉइंट पे कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो df/dq के लिए पहले f देखना पड़ेगा, तो मेरे भाई f क्या होगा, तो फोर्स निकाल लो, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालना तो आता है ना आपको। तो F इज इक्वल टू K, पहला चार्ज मान लेता हूं मैं स्मॉल q है, और जो दूसरा चार्ज है वो 2q माइनस स्मॉल q है, तो K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यहाँ पे देखो डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, तो आप डिस्टेंस मान लीजिए कि आपका R है, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो K इंटू में Q इंटू में 2Q माइनस बटे में R स्क्वायर, और इसको आप जब आप KQ को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जगह K Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सही से लिख लीजिए, तो यह आ जाएगा 2K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में R स्क्वायर, और माइनस का K Q स्क्वायर बटे में R स्क्वायर,
ठीक है, तो ये हमारा फोर्स निकल गया। अब एक बार अगर मैंने फोर्स फाइंड आउट कर लिया है तो dF/dq कौन सा मेरे लिए बड़ी बात है। तो नाउ या मैं कह सकता हूं क्योंकि मेरा dF/dq 0 है, ठीक है, तो d/dq और f मेरा किसके बराबर था, तो f था मेरा 2k कैपिटल Q बाई स्मॉल q और बटे में r स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा k q स्क्वायर बटे में r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो जो कांस्टेंट होगा सब डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे एक तो 2 का बाहर चला जाएगा, कैपिटल K बाहर जाएगा, कैपिटल Q बाहर जाएगा और r स्क्वायर बाहर चला जाएगा। और dQ/dq आपको पता है 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा माइनस का। यहाँ पर देखो k/r स्क्वायर डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा तो बचेगा क्या, Q स्क्वायर। और अगर मैं Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरा 2Q आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 2Q इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो जो चीज़ें सेम दिख रही हैं उनको कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 2k/r स्क्वायर, 2k/r स्क्वायर यहाँ पे भी है और 2k/r स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो इस पूरे को मैं कॉमन निकाल देता हूँ। तो 2k/r स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ बचेगा कैपिटल Q और यहाँ बच जाएगा स्मॉल q और इज इक्वल टू 0। तो ये जो पूरा पार्ट है इसको उधर भेज दोगे तो वो 0 हो जाएगा। और इस तरीके से आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इज इक्वल टू 0, यानी कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q। तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, यानी इन दोनों का जो रेशो आएगा वो हमेशा 1:1 होगा। तो यानी यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। सो बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चंस में बेटा ध्यान रखना हमेशा इस बात का कि यहाँ पे ये मैक्सिमा मिनिमा वाला खेल खेला जाता है। तो याद रखिएगा किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब होगा, तो जब आपका dF/dq 0 होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बेसिकली हमारे 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, 3 तरह का। उसमें पहला हो गया आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा हो गया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर आप बात करते हो तो इसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, तो इट इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उससे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का पता चलता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो लैम्डा होता है वह हमेशा या तो आप Q/L लिख सकते हैं, यानी टोटल चार्ज बटे में टोटल लेंथ, या फिर अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू dQ/dL। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस में या किसी और क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा चाहिए डायरेक्टली कोई नहीं पूछता आपसे, लेकिन हाँ ये पॉइंट्स यूज होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, या तो Q/L हो जाएगा या फिर dQ/dL हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो आपको पता है चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम्ब होता है और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो जो इसका ऐसा यूनिट निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका कूलाम्ब पर मीटर, कूलाम्ब पर मीटर। तो ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी सरफेस पे अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जिसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है क्या, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग निकालते कैसे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। और चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया देखना है तो उसका भी वही तरीका है कि सिग्मा इज इक्वल टू या तो dQ/ds लिख लो या फिर टोटल चार्ज जो भी आपके सरफेस पे है बटे में उस सरफेस का टोटल एरिया लिख लो, यानी सिग्मा इज इक्वल टू Q/S। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर किसी वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई 3 डायमेंशनल बॉडी उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तो इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान रखिएगा, रो से रिप्रेजेंट किया जाता है।
और यहाँ पर भी फॉर्मूला वही है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम देखना है तो उसके लिए क्या करोगे भाई, पूरे चार्ज को पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, यानी या तो आप डी क्यू बाई डी वी कर लो, या फिर आप चाहो तो क्यू बाई वी कर लो, यानी टोटल चार्ज बटे में टोटल वॉल्यूम। तो बच्चों आज की वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो आज की वीडियो में मैंने बेसिकली आपको कूलाम्स लॉ कराया, कूलाम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए, ठीक है, और फिर मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। तो ऐसे ही आप जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करूंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करूंगा। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 ही चीज़ें हैं जिस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। एक तो या तो आपके कूलाम्स लॉ पे बनेगा, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है उस पर बनेंगे न्यूमेरिकल्स, या फिर आपका गॉसेस थ्योरम पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो इन्हीं 3 टॉपिक्स पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, छोटे मोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं और भी थ्योरेटिकल पार्ट से बन जाए, बट मेनली मेजर जो पोर्शन आने वाला वो यहीं से आने वाला है। तो बच्चों हम लोगों ने CUET का जो बैच स्टार्ट किया है, इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो अपलोड करें, जिससे कि आपकी CUET की तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया कॉलेज में जाओ, क्योंकि ज़िंदगी वहीं पे है। ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा कॉलेज उतनी ज़्यादा मौज मस्ती, और मुझे लगता है मौज मस्ती आप सभी को पसंद है। तो मेहनत कर लो, 1-1.5 महीने की बात है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, कम से कम 3-4 साल सुकून से कटेंगे आपके, और कॉलेज अच्छा होगा तो हो सकता है उसके आगे के साल भी सुकून से कट जाएं। ठीक है बच्चों, फिलहाल इतने में ही, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।